नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिव्या ज्ञान के YouTube चैनल पे और मेरा नाम है दिव्या मिश्रा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे सभी अध्यापक संबंधी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं किसी ना किसी रूप में इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है माइक्रो टीचिंग। आप सभी ने सुना भी होगा और जिन्होंने भी अध्यापक संबंधी जो प्रशिक्षण लिया होता है, ट्रेनिंग की होती है टीचिंग वाली, इसमें इसका अभ्यास जरूर किया होता है। मतलब माइक्रो टीचिंग सभी ने की होती है। तो जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं टीचिंग से संबंधित क्या इसमें बताया गया है और कैसे इससे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, माइक्रो टीचिंग के नाम से हमें पता चल रहा है कि माइक्रो टीचिंग को सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं और माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग करवाई जाएगी, जो शिक्षण कार्य होगा वो कम समय के लिए होगा, सूक्ष्म होगा। अब प्रश्न ये बनता है साथियों कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। एक आप सभी जानते हैं, जब अध्यापक वास्तविक क्लास में शिक्षण कार्य करा रहा होता है तो उस समय एक शिक्षक द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी संप्रदाय बच्चों को समझाना होता है, उसे समझाने के लिए कई स्किल्स का एक शिक्षक प्रयोग करता है, कई कौशलों का प्रयोग करता है ताकि बच्चों को वो टॉपिक जो है अच्छे से समझ आए। इन्हीं स्किल्स को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग का जो है प्रयोग किया गया, माइक्रो टीचिंग का यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये माइक्रो टीचिंग इसीलिए करवाई जाती है ताकि एक शिक्षक के अंदर वो सारे स्किल्स डेवलप हो जाएं, ताकि और वो बच्चों को अच्छे से शिक्षण कार्य करवा सके। और माइक्रो टीचिंग की एक सबसे विशेषता जो हम कहेंगे, खास बात क्या होती है कि माइक्रो टीचिंग में एक स्किल सीखने के लिए आप एक बार में केवल एक ही स्किल्स को आप क्या करेंगे, अपने में डेवलप करते हैं। जो अध्यापक या शिक्षण ट्रेनिंग जो ले रहे होते हैं तो उन्हें क्या करना है, एक बार में एक ही स्किल्स का जो है प्रयोग किया जाता है या उससे संबंधित शिक्षण करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। देखो साथियों, क्या होता है कि जब भी एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, जब वो परिभाषा वाले आते हैं तो हम सभी जानते हैं कि तो परिभाषाएं तो कहीं दी गई हैं। क्या हम सभी परिभाषाएं याद कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल किसी के लिए नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा की पॉइंट जो है वो नोट करने होते हैं। देखिए, पहली जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो एलन ने दी थी, DWLN ने। तो उन्होंने क्या बताया कि माइक्रो टीचिंग जो है समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। तो इसमें हमें ये ढूंढना है कि क्या ऐसा की पॉइंट है कि यदि ये परिभाषा आ जाए तो हम तुरंत याद हमें आ जाए कि ये इनके द्वारा कही गई है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि हमें की पॉइंट छांटना है। जैसे कि इसमें की पॉइंट क्या है, लघु क्रियाएं। तो एलन ने क्या कहा है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, वो समस्त शिक्षण को, जो भी शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उसको कम समय में करवाना है, लघु क्रियाओं के साथ उसे यूज करते हुए शिक्षण कार्य करवाना है। तो इसी को उसी समस्त क्रिया को जो टीचिंग करवाई जा रही है, इसी को छोटी क्रियाओं के रूप में बांटने क्या है, माइक्रो टीचिंग है। तो ये किसके द्वारा कही गई है, एलन के द्वारा। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और ये परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, BM सूर्य के द्वारा। उन्होंने कहा है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, कम अवधि में कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी हम कहेंगे प्रविधि है जिसमें शिक्षण कार्य जो है, जो क्रिया होती है या टेक्निक, जो काम करना है, एक्टिविटी होती है, वो कम होनी है और कम समय में होनी है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक स्किल्स का एक टाइम पर यूज़ किया जाएगा, जिसमें जो शिक्षण क्रिया है वो भी कम होगी और इसे सीखने में एक शिक्षक द्वारा जब अपने में डेवलप किया जाएगा, टाइम भी क्या लगेगा, इसमें कम लगेगा। तो इसमें देख लीजिए की पॉइंट क्या है, कम अवधि है, कम शिक्षण क्रिया की एक प्रविधि है। तो ये किसके द्वारा कही गई थी, BM सूर्य के द्वारा। अब माइक्रो टीचिंग में जब माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है तो उसमें टोटल कितने छात्र होते हैं, तो उसमें छात्रों की संख्या डिपेंड करती है 5 और 10। ये डिपेंड करती है कि अब देखिए, जब हम रियल वाला करते हैं टीचर ट्रेनिंग के दौरान, BEd के दौरान, DLEd के दौरान, तो हम जब माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं उस समय जो हमारे सहपाठी होते हैं वो ही क्या कर रहे होते हैं, वो उस समय एक शिक्षक की तरह कार्य करते हैं, एक ऑब्जर्वर की तरह। अगर मैं माइक्रो टीचिंग करा रही तो मेरे जो सहपाठी होंगे और जो हमारे शिक्षक होते हैं, वास्तविक शिक्षक जो हमें BEd के दौरान जो हमारे शिक्षक होते हैं वो भी किसकी तरह काम करते हैं, वो तो शिक्षक ही है, वो तो ऑब्जर्वर होते ही होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे सहपाठी होते हैं उस समय वो भी ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे थे। अब जैसे मेरा टर्न पूरा हो गया, फिर नेक्स्ट जो सहपाठी है मेरा, अगर उसकी बारी है माइक्रो टीचिंग करवाने की, तो उस समय अब मैं किसकी तरह काम करूँगी, एक शिक्षक की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह, और वो एज अ टीचर, मतलब मैं छात्र बन सकती हूँ और वो क्या करेंगे, एज ए टीचर वो पढ़ाने वाला काम करेंगे। तो ये चीज़ की जाती है माइक्रो टीचिंग के दौरान। तो इसमें संख्या
कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो क्योंकि माइक्रो टीचिंग है तो संख्या भी क्या होती है, कम होती है। छात्र क्या हो सकते हैं, वास्तविक या छात्र अध्यापक। तो वही जो मैंने कहा था, हमारे अगर मैं टीचिंग करवा रही हूँ तो जो मेरे सहपाठी हैं, छात्र अध्यापक या अध्यापिका है, वो क्या करेंगे, एज ए छात्र, वो अभी छात्र है, मैं शिक्षक हूँ, तो मैं माइक्रो टीचिंग करवा रही हूँ तो एज ए छात्र वो सुनेंगे और ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसे कि बच्चे व्यवहार करते हैं, कि जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, मेरा जो भी टॉपिक है और जिस स्किल्स के लिए मैं वो माइक्रो टीचिंग करवा रही हूँ, तो उससे संबंधित जो मैं क्वेश्चन रख रही हूँ या उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे सहपाठी ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वो छात्र हैं। तो इसमें वास्तविक भी हो सकते हैं और छात्र अध्यापक भी। अब बात करते हैं निरीक्षक। तो ऑब्जर्वर जैसे अभी हमने बात कर ली है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो जो छात्र हैं वो छात्र की तरह भी काम कर रहे हैं, मेरे सहपाठी एज ए ऑब्जर्वर भी वो काम कर रहे हैं। तो इसमें जो निरीक्षक कार्य किया जाता है, निरीक्षण का कार्य होता है, वो सहपाठी द्वारा और टीचर ट्रेनर जो हमारे अध्यापक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब साथियों बात करते हैं इसकी अवधि की, कि कितने टाइम पीरियड, ये टोटल टाइम पीरियड कितना होता है। तो ये टोटल टाइम पीरियड जो अभी सबसे रिलायबल माना गया है वो एनसीईआरटी ने बताया है कि वो 36 मिनट का कंप्लीट होता है जो माइक्रो टीचिंग होता है। तो माइक्रो टीचिंग में 36 मिनट को फिर डिवाइड किया गया है कि आपने पढ़ाना कितना है, फिर आपको कितना फीडबैक मिलेगा, फिर आप कैसे रीप्लानिंग दोबारा कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है ये पूरी अवधि दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जब स्टार्टिंग में मैं अपने पे एग्जांपल ले जा रही हूँ, मुझे माइक्रो टीचिंग करवानी है, तो उससे पहले माइक्रो टीचिंग से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। जिस स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं माइक्रो टीचिंग करवाना चाह रही हूँ, तो पहले मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी। अब वो प्रिपरेशन मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं कितने टाइम से कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं टीचिंग करवाने से पहले 15-20 मिनट पहले पढ़ रही हूँ, तो इसकी अभी टाइम अवधि नहीं है। जब आप प्लानिंग खुद कर रहे हैं तो ये इसके टाइम पीरियड नहीं है, इसमें आप नियोजन करके आ रहे हैं। आप हो सकता है 2 दिन पहले से आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप 20 मिनट पहले टीचिंग करवाने से पहले कर रहे हो, तो इसकी अवधि नहीं है। आपने जहाँ से आप टीचिंग करवाने लग जाएंगे, आपने प्लानिंग कर ली। इसका एक सर्कल भी है, तो इस सर्कल से भी हम समझेंगे इसके साइकिल से। तो आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करके आप नियोजन किया आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है शिक्षण कार्य। जब आप शिक्षण कार्य करवाएंगे, आप टीचिंग करवाएंगे, उस समय आपका टाइम पीरियड होगा 6 मिनट में आपने अपना वो टॉपिक समझाना है और एक पर्टिकुलर एक स्किल्स को लेकर उस टॉपिक को आपने समझाना है। तो शिक्षण सत्र जो होता है वो कितना है, 6 मिनट है। उसके बाद जैसे ही आपका जो टीचिंग टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो एज ए स्टूडेंट आपके सहपाठी हैं वो ऑब्जर्वर की तरह भी काम कर रहे हैं, तो वो अब इसमें आपको क्या करेंगे, और जो आपके टीचर हैं, एक्चुअल टीचर हैं जो करवा रहे हैं, वो आपके द्वारा कराए हुए टीचिंग में क्या फीडबैक देना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के आपको फीडबैक देंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर आप पढ़ाने के दौरान या अच्छा नहीं पढ़ा पाए तो सिर्फ आपको नेगेटिव ही मिलेगा। उस दौरान यदि आपने जो पॉजिटिव भी काम किया होगा उसके लिए भी आपको सराहना दी जाती है। तो ये होता है आपका फीडबैक। तो ये कितना होता है, ये भी 6 मिनट का। तो जो आप टीचिंग करवा रहे हो वो टाइम पीरियड भी 6 मिनट का है, जो आपको फीडबैक मिलेगा वो भी 6 मिनट का है। इसके बाद जिस प्रकार का आपको फीडबैक दिया जाएगा उसी प्रकार से आपको आगे के लिए क्या करनी है, इसके लिए फिर आपको उस फीडबैक के अकॉर्डिंग दोबारा प्लानिंग करनी है, नियोजन दोबारा करना है। टीचिंग करवाने के लिए आपको रीप्लानिंग करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा और वो टाइम पीरियड होता है 12 मिनट का। तो देख लीजिए, आपने फर्स्ट में आपने प्लानिंग करके आए, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। जब आप टीचिंग करवा रहे हो तो कितनी मिनट तक आप पढ़ाएंगे, वो 6 मिनट है। उसके बाद जो आपको फीडबैक मिलेगा उसका टाइम पीरियड भी 6 मिनट का होगा। उसके बाद फीडबैक के अकॉर्डिंग जब आप दोबारा क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, दोबारा नियोजन, दोबारा अपना पाठ योजना तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको 12 मिनट दिए जाएंगे। फिर आप दोबारा क्या करेंगे, शिक्षण कार्य, फिर वही 6 मिनट का आपको शिक्षण कार्य होगा और पुनः फिर आपको उसके लिए फीडबैक दिया जाएगा। तो ये चीज़ पूछी जाती है कि पुनः नियोजन का जो सत्र होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है, 12 मिनट का, बाकी सारे 6-6 मिनट के। और टोटल यदि पूछा जाए तो टोटल है 36 मिनट का, और ये जो दिया गया एनसीईआरटी द्वारा दिया गया और यही अभी मान्य है। अब जो हमने इसकी भी बात कर ली है कि इसमें भूमिका कौन निभाता है। भूमिका अगर मैं हूँ तो मुझे तीनों प्रकार की भूमिकाएं निभानी है। अगर यदि मैं माइक्रो टीचिंग कर रही हूँ तो जिस समय मेरा जो कार्य होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे वो रोल मिलेगा। तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो एज ए टीचर हूँ, यदि मैं सुन रही हूँ एज ए स्टूडेंट भी हूँ, एज ए ऑब्जर्वर भी हूँ। तो ये तीनों रोल प्ले करता है कौन, एक स्टूडेंट जो, या हम कहेंगे पीपल टीचर जो होता है, छात्र अध्यापक जो होता है, वो एज ए रोल ये प्ले करता है। अब बात करते हैं साथियों, ये चक्र हम देख चुके हैं। तो ये साइकिल है माइक्रो टीचिंग की। सबसे पहले आपकी प्लानिंग है, फिर ये 6 मिनट का है, इसके बाद ये फीडबैक जो होगा वो भी 6 मिनट का, फिर आपका पुनर्नियोजन जो होगा वो 12 मिनट का। इसके बाद दोबारा आप क्या करेंगे,
टीचिंग करवाएंगे, शिक्षण कार्य करेंगे, उसके बाद आपको पुनः क्या दिया जाएगा, फिर से फीडबैक दिया जाएगा और एक बार में एक ही स्किल डेवलपमेंट के लिए माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। तो जब हम माइक्रो टीचिंग के द्वारा एक टाइम पर एक स्किल्स को अपने पे लाते हैं, सीखते हैं, उसके लिए हम कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे जब एक्चुअल टीचिंग करते हैं जो हमें पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से और जो रियल स्कूल होता है, रियल छात्र होते हैं, रियल क्लासरूम होता है, वहाँ पे देना होता है, तो फिर ये स्किल्स जो होते हैं, सभी स्किल्स का जो समायोजन होता है, एक ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए मैं एक ही स्किल यूज करूँ, नहीं, एक टॉपिक के लिए मुझे सारे स्किल्स को यूज़ करना है और मुझे देखना है कि टॉपिक किस प्रकार का है और कैसे छात्र में रुचि बढ़ेगी, उनका जो ध्यान है मेरी तरफ आकर्षित होगा, वो टॉपिक में इंटरेस्ट लेंगे, जिससे मुझे भी पढ़ाते वक्त अच्छा लगेगा और बच्चों को भी समझ में आसानी से आए। तो ये सारे स्किल्स का जो समायोजन होता है फिर एक साथ हो जाता है जब हम रियल टीचिंग करते हैं। इसके बाद साथियों, अब जितना हम स्किल्स या कौशल की बात कर रहे हैं वो कौन से स्किल्स हैं, इन स्किल्स के बारे में हर किसी के द्वारा अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि टोटल कितने स्किल्स होते हैं। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले क्या किया था, माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट जो लाया गया था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा लाया गया था और इन्होंने बताया था कि कितने स्किल्स हैं, को टोटल 14 स्किल्स हैं। इसके बाद एलन और राइन, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इनके द्वारा योगदान दिया गया है, माइक्रो टीचिंग में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो इन्होंने भी बताया है कि स्किल्स कितने होते हैं, एक टीचिंग स्किल्स की बात करें तो मतलब एक शिक्षक के अंदर कितने कौशल होने चाहिए अपने टीचिंग के दौरान, तो वो है 14। और बी के पासी जो हैं भारतीय जो सूक्ष्म शिक्षण है, यहाँ पे इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और टी.एन. राव जो है ये माने जाते हैं कि ये भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण है इनके जनक टी.एन. राव को माना जाता है। और जबकि बी के पासी के द्वारा भी क्या किया गया, महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया गया। इन्होंने बताया कि टोटल जो कितने स्किल्स हैं, 13 स्किल्स हैं। अब जो स्किल्स हमने पढ़ने हैं साथियों, वो हमने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि हमने इसमें पीएचडी तो करनी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें उन स्किल्स को सबसे मतलब प्रायोरिटी उनको देनी है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और इन स्किल्स से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसमें जो स्किल्स दी है ये तो हम समझ रहे हैं कि व्याख्या वाले में कैसे एक्सप्लेन करना है, एक टीचर को ही अच्छे से आना चाहिए अपने टॉपिक को, एक्सप्लेन को इस तरीके से करना है जिससे बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। तो हमें कुछ चीज़ें तो इनके नाम से पता है, पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ये इस बारे में हमें थोड़ा विचार करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके घटक से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है। तो पूछ लेगा व्याख्या कौशल में का जो घटक है इनमें से कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये ऑप्शन हमें तब समझ आएंगे जब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। तो मैं सभी स्किल्स को आपको, जो महत्वपूर्ण स्किल्स है, मैं 8 स्किल्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो मैं 1 बाय 1 आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगी और इसके महत्वपूर्ण घटकों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। एक छोटी सी क्लास है जिसमें कम समय में हमें ज़्यादा नॉलेज लेनी है, तो ये क्लास इस तरीके से प्रिपेयर की गई। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके 1 बाय 1 स्किल्स लेंगे और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ जिसमें हम इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।